नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस टॉपिक पे बनाते हुए। आज 13 तारीख है, रात के 11:30 बज रहे हैं। असल में घटनाएं कुछ 1-2 दिन पुरानी हैं, पर मेरे ख्याल से इन घटनाओं पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो घटनाएं भी हुई हैं, इनके आने वाले 5 से 10 साल में इन घटनाओं का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जी, मैं असल में इस घटना पे बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे ईरान ने अभी अभी एक टैंकर को सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है। ये टैंकर असल में ओमान के पास उन्होंने सीज करा है, जब्त करा है। इस टैंकर पे करीब करीब 4 से 5 लोग आए, जिन्होंने मिलिट्री स्टाइल मतलब आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी, और इस टैंकर को उन्होंने उसी वक्त जाके ये कह के दबोच लिया या जब्त कर लिया कि अमेरिका उनकी तेल की चोरी कर रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी कि ऐसा कैसे हुआ। असल में सितंबर 2023 में अमेरिका ने एक टैंकर पकड़ा था जिसका नाम था स्वेज रजान। जी हाँ, ये टैंकर असल में ईरान का नहीं था। ये टैंकर असल में एक ग्रीक मैनेज टैंकर था, मतलब यूनान की एक देश की कंपनी इसको चला रही थी। इसमें 9,80,000 बैरल कच्चा तेल पकड़ा गया था, और अमेरिका ने इस पे ये बोला था कि असल में ये टैंकर ईरान से तेल लेकर चीन जा रहा था। जी हाँ, तो इस बात पर अमेरिका ने इस टैंकर को पकड़ लिया। आप सबको शायद को पता ही होगा कि ईरान पे सैंक्शन लगे हुए हैं, ईरान अपना तेल बेच नहीं सकता है। अब ये जो टैंकर है करीब करीब 11 जनवरी को पकड़ा गया है, और आप सभी को पता है कि 10 जनवरी को HMS डायमंड, जो हर मैजेस्टी सर्विस मतलब इंग्लैंड का एक नौसेना का युद्धपोत है, वो और साथ में कई सारे अमेरिका के युद्धपोतों ने मिलके हुती जो ड्रोन्स थे और हुती रेबल्स के ठिकानों पे हमला करा था। असल में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, एक बहुत ही सकरा सा रास्ता है जिसमें ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन ऐसे कई सारे देश हैं, और यहाँ से करीब करीब दुनिया का 1/5 मतलब 20% तेल जो है इस हिस्से से जाता है। आप ये लगा लीजिए कि करीब करीब हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस स्ट्रेट से हर दिन जाता है। तो आप और ये जो नंबर है, ये असल में जनवरी से सितंबर के 2023 के ट्रेंड्स के नंबर पे ही बताया गया है। अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में दुनिया का तेल किसी जगह में जाता है और वहाँ पे कोई भी लड़ाई होती खाड़ी देशों में, तो फिर क्या होगा। असल में यही नहीं है, ये भी समझना ज़रूरी है कि लाल सागर मतलब रेड सी पे से करीब करीब 12% दुनिया का ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का पूरा सामान जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है और 12% रेड सी से जाता है। नहीं तो सारे के सारे शिप्स को रेड सी से सीधा आने की जगह उन सबको अफ्रीका का चक्कर लगा कर आना पड़ेगा। और मुश्किल ये हो रही है कि बातों से ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका भी वापस हटना नहीं चाहता है। असल में अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही तरफ के जो नेता हैं, अब उन्होंने ठान लिए कि हो सकता है कि वो ईरान से भी अगले 5 से 10 साल में लड़ाई करने को तैयार हो जाएं। लिंडसे ग्रेहाम, जो असल में एक बहुत बड़े नेता हैं अमेरिका के, उन्होंने ये अक्टूबर में जाके बोल दिया था कि अगर कुछ हुआ तो अमेरिका इस बात से घबराएगा नहीं कि उन्होंने इस जंग को और भी बड़ा कर देना है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और गाजा की जो लड़ाई चली रही है, और इजराइल को ईरान बिल्कुल पसंद नहीं और ईरान को भी इजराइल पसंद नहीं है। अब एक तरफ से तो ये हो रहा है, पर यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका के एक और सेनेटर हैं, उन्होंने बोल दिया, मिच मैकोनेल है उनका नाम, वो सेनेट माइनॉरिटी लीडर है। उन्होंने अपनी तरफ से अभी से जाके बोल दिया है कि ईरान ने रूस और चीन के साथ एक्सेस ऑफ ईवल में नया हिस्सा बन चुके हैं। मतलब एक तरफ से अमेरिका ने पहले बोल दिया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करा है तो ये रूस बहुत खराब है। चीन कभी आगे जाके ताइवान से हमला करेगा तो चीन से भी हमारी लड़ाई तो होनी ही है, इसलिए चीन भी खराब है। और अब उन्होंने पहले से यह भी बोल दिया है कि ईरान रूस और चीन के साथ है तो वो एक्सेस ऑफ ईवल का हिस्सा है, और इस एक्सेस ऑफ ईवल से लड़ने के लिए वो नेटो को भी ला सकते हैं। ये तो चलो अमेरिका का एक तरफा बयानबाजी है, पर असल में अमेरिका के एक तरफे हमलों से क्या होगा। जैसा कि आप इस मैप पे देख ही सकते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड ने जो एयर स्ट्राइक्स करी हैं, जो उन्होंने हमले करे हैं, वो असल में हुती रेबल्स, हुती वो लोग हैं जो फिलहाल के लिए सऊदी अरेबिया से एक पीस डील की भी बात कर रहे हैं, और हुतियों के पास असल में
रेड सी का जो आने जाने का आवागमन का रास्ता है उसमें एक छोटा सा चोक पॉइंट पे उनका अच्छा खासा कंट्रोल भी है। उन्होंने हूतियों के 2 बड़े शहर सना जो पिछली कैपिटल होती थी यमन की, उस पर भी हमला करा है। अल हुदैदा करके एक दूसरा शहर है, उस पर भी हमला करा है। और ये हमला सबसे बड़ी बात है कि कतर और सऊदी अरेबिया जो खाड़ी के 2 देश हैं और अमेरिका के बहुत पुराने एलाइज हैं, उन्होंने पहले ही दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने पहले ही अमेरिका को कह दिया था कि आप कृपया करके ये हमला मत करना, नहीं तो इजराइल और गाज़ा की वॉर से पहले ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और ये टेंशन और बढ़ जाएगी। अगर आप अब मैप देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया बीच में है, नीचे की तरफ मतलब उसके दक्षिण की तरफ यमन है और पूर्व और उत्तर की तरफ अगर आप देखें तो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान जैसे देश हैं जिनको ईरान अपनी तरफ से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। वो कहता है कि अमेरिका हम सबको दबाने की कोशिश कर रहा है और हम अमेरिका के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया और इसके बीच में सैंडविचेस के बीच में फंस रहा है सऊदी अरेबिया। असल में नबील खोरी करके एक अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन थे यमन में, जिन्होंने कहा था कि ये जो हमला है ये दर्शाता है कि अमेरिका का फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब अमेरिकन डिप्लोमेसी अब ढंग से चल नहीं रही है। और इस हमले में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो इसमें देश कौन कौन है जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया। इसमें इंग्लैंड है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, नेदरलैंड्स और बहरीन इसमें असल में अमेरिका का बेस है, इसलिए उस बेस को यूज किया गया था। पर ये भी दर्शा रहा है और इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो बाइडेन जी, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दे दिया जिसमें उन्होंने बोला आई विल नॉट हेजिटेट टू डायरेक्ट फर्दर मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड द फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एज नेसेसरी। मतलब जो बाइडेन ने कहा है कि भैया हम डरने वाले नहीं हैं, हम वो सब करेंगे और हम कड़े से कड़े हम वो निर्णय लेंगे और कड़े से कड़े हमले कर सकते हैं जिससे ईरान और हूतियों को पे भी शायद लगाम कसी जा सके। अब क्योंकि 11 तारीख को एक कंटेनर से ये टैंकर सीज किया गया है, क्या अमेरिका कुछ करेगा ये तो वक्त ही बता सकता है। पर इसमें एक बड़ी ही अनूठी रोचक घटना हुई है। रोचक घटना ये हुई है कि इससे चीन का वर्चस्व बढ़ गया। आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, कहाँ अमेरिका, कहाँ यमन, कहाँ हूती, कहाँ ईरान, कहाँ उन सब की लड़ाई और चीन का वर्चस्व। चीन का वर्चस्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि कई सारे टैंकर्स अब ये बोलने लगे कि उनके पास ऑल चाइनीज क्रू, मतलब उसमें सब काम करने वाले चीन के हैं, चीनी नागरिक हैं। और यही नहीं, उन टैंकर्स ने बहुत ही ओपनली ये बताना शुरू कर दिया है कि वो चाइनीज मैनेज्ड कंपनीज हैं। वो अपना लॉक फाइल डेस्टिनेशन नहीं बता रही, वो ये नहीं बता रही है कि वो रास्ते में वियतनाम जाएंगी, मलेशिया जाएंगी, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम चाइनीज हैं। मतलब एक किस्म से उन्होंने ये डिक्लेयर करके कि हम चाइनीज हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी प्रूव कर दी है। और इससे अब ये हो गया है कि मर्स्क जो कंपनी, एपी मोलर मर्स्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज में से एक है, उन्होंने कह दिया है कि ये जो हालात हो रहे हैं और ये जो मुश्किलें होंगी ये आज कल में जाने वाली नहीं है, ये बहुत लंबे वक्त तक रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन सा देश है जिस पे इन सभी हादसों का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है या पड़ चुका है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। वो देश है भारत, इंडिया, जिसमें मैं रहता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे अब सब लोग कह रहे हैं कि $30 बिलियन, जी हाँ, $30 बिलियन का हिट पड़ सकता है, क्योंकि ये लाल सागर में जो भी हूती और अमेरिका के बीच में चल रहा है। और कह रहे हैं कि कई सारे भारत से कई सारे मामलों में 25% आउटबाउंड शिपिंग को रोका जा रहा है। मतलब भारत में कोई सामान बनता है और यहाँ से वो यूनान जा रहा है कि यहाँ से वो इटली जा रहे हैं, उसको रास्ते में या कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ना भेजें या लेट भेजें, किसी और रास्ते से भेजें। इससे सबसे बड़ा इशू ये होगा कि नई दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने अभी से जाके बोल दिया है कि 6.7% जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं, जो भारत सामान बाहर भेजता है, वो कम हो जाएगा। मतलब पिछले साल भारत ने करीब करीब $451 बिलियन का सामान भेजा है, उसमें आप गणित कर सकते हैं कि 6.7% की गिरावट आएगी। और ये तो गिरावट आएगी ही आएगी, और ये सब पता ही चल रहा है कि कैसे दुनिया में बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। पर अगर आप इस ग्राफ को देखें, असल में कंटेनर रेट, जिससे आप सामान जिस रेट पे आप स्पॉट रेट जो होता है कंटेनर का, मतलब आप अभी जाके बोले कि भाई मुझे मुंबई से कुछ सामान बुक करना है फ्रांस के लिए या स्पेन के लिए, तो कंटेनर के स्पॉट रेट्स पे क्या असर पड़ा है। आप देख सकते हैं
कि ओशन फ्रेट मतलब समुद्र से जो सामान भेजा जाता है इन सब जगहों से होते हुए, उसका रेट बहुत बढ़ गया है। जी हाँ, ये करीब करीब अगर आप देखें शंघाई टू जिनेवा, शंघाई टू रॉटरडैम और शंघाई टू लॉस एंजलिस के जो रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये रेट बढ़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि महंगाई बढ़े। पहले ही सामान काफ़ी महंगा हो गया, काफ़ी किल्लत हो गई, महंगाई वैसी बढ़ गई है, अब सामान भेजने का भी खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो इससे कई देशों पे असर पड़ेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे जाके सभी देशों पे क्या असर पड़ेगा, पर इसमें एक बड़ी अनूठी घटना भी हो सकती है, और ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक अनुमान लगा रहा हूँ। क्या पता भारत, जिसकी नौसेना असल में आपको पता है हिंद महासागर में और मतलब अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इन सब जगहों में बहुत शक्तिशाली है, खाड़ी देशों तक तो हमारी नौसेना जाती ही है, क्या पता भारतीय नौसेना रेड सी तक भी उनका वर्चस्व बढ़ जाए और वो बहुत शक्तिशाली हो जाए। क्या पता अभी तक हमारे पास जिबूटी में ही बेस है ना, तो अरेबियन सी में तो हम हैं, खाड़ी समुद्र में तो हम हैं, क्या पता हम अब जाके हमारा वर्चस्व इजिप्ट तक पहुंच जाए और शायद हमें वहाँ पे भी एक बेस बनाना पड़े। अब ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि आपने महाभारत जिन लोगों ने पढ़ी उन्होंने शायद सुना ही होगा कि कैसे युधिष्ठिर महाराज की सेनाएं भरतखंड, आर्यव्रत, जम्बू द्वीप से बाहर तक भी जाके उनकी जो सेनाएं थी वो जाती थी, तुर्की तक जाके उनका वर्चस्व था। क्या पता ये वक्त शायद वैसा ही वापस आने लगे। खैर, अब तो ये तो समय ही बताएगा। आशा करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इस बारी मैंने थोड़े ग्राफ्स भी यूज़ करे हैं ताकि मैं अपनी ही चीज़ को थोड़ा और दूसरे तरीके से पेश कर सकूं। आपको ये पसंद आया होगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे जो वीडियोस है उस पर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे और आइडियाज़ आते हैं, मुझे और चीज़ें पता चलती हैं। मैं सोचता हूँ मैं और किस किस चीज़ पे वीडियो बना सकता हूँ। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।